राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। साथियों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। समास एक आपके व्याकरण की दृष्टि से और आपके यूपी टेट या अन्य किसी राज्यों के टेट या सुपर टेट के माध्यम से देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपका ये समास का, जिसमें हम आप लोगों को समास की भूमिका आपको बता चुके हैं और एक समास भी हमने आपको बता दिया है। वैसे दो पढ़ा दिए हैं, लेकिन आप एक ही मान के चलिए कि अव्ययीभाव समास, केवल समास जो था वो TGT लेवल वाले भाइयों बहनों के लिए भी था, वो पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग भी अपनी जानकारी के लिए उसे एक बार पढ़ लीजिए। पिछले लेक्चर में आपको दिया होगा, जिसमें भूमिका 2 वाला लेक्चर है, उसे आप खोल के देख लीजिए। और आप सभी लोगों से एक आग्रह जरूर है कि आप लोग वीडियो पूरा अवश्य देखा करें, तभी उसका आपको लाभ मिल पाएगा। नहीं तो आप सोचें कि मैंने YouTube से भी देख लिया, ऑफलाइन भी पढ़ लिया, फिर भी हमें विग्रह करना नहीं आया, तो शायद जब तक आप देखेंगे नहीं सीख पाएंगे। बहुत से लोग देखते भी हैं, जो देखते हैं वो लास्ट में जो मैं प्रश्न देता हूँ, बीच बीच में जो प्रश्न देता हूँ, उनके जवाब भी मिलते हैं। लेकिन कुछ भाई बहन पूरा नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए उनका मुझे जवाब नहीं मिलता। क्योंकि यदि उन्होंने पूरा वीडियो देखा होता तो वो जरूर प्रश्न का जवाब देते, क्योंकि मैं बीच बीच में प्रश्न ऐसे देता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न का जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी देने में बहुत अच्छा लगेगा आंसर उसके। तो आप लोग इसे बस देखते रहिए। आज हम पढ़ेंगे कौन सा समास, तत्पुरुष समास। क्योंकि अभी तक हमने कौन सा समास पढ़ा था, अव्ययीभाव समास पढ़ लिया था, बाकी हम पढ़ेंगे तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास पढ़े उससे पहले एक बार सभी मित्रों को राधे राधे। राधे राधे सभी साथियों को। और हम देखेंगे कौन सा समास, तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास देखेंगे। अच्छा, इसका सूत्र क्या रहता है तत्पुरुष समास का? अच्छा, इससे पहले वाले अव्ययीभाव समास का सूत्र बताइए। यदि आपने पढ़ा हो, लेक्चर देखा है, तो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सूत्र पूछा जाता है, क्या था? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावा, यानी जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसमें पूर्व था, अब इसमें उत्तर होगा। अच्छा, समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, ये तो सबको पता होगा ना। यानी पूर्व पद का अर्थ होता है पहले वाला, और उत्तर पद का अर्थ होता है बाद वाला पद। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। क्या है? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, यानी प्रायः जिस समास के उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे हम लिख लें, जैसे इसकी परिभाषा क्या लिख लेते हैं? जिस समास के उत्तर पद का अर्थ, जिस समास के उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, जिस समास के उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, यानी पूर्व पद प्रधान होगा वहाँ अव्ययीभाव होगा, जहाँ उत्तर पद प्रधान होगा उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि तत्पुरुष समास हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं जब इसकी भूमिका बता रहा था, तत्पुरुष समास के मैंने भेद भी बताए थे। तो तत्पुरुष समास के भेद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास और एक व्यधिकरण तत्पुरुष समास। नोट कर लीजिए तत्पुरुष समास के भेद। कॉपी बनाते चलना आप लोग, बहुत अच्छे से नोट्स बनेगा आपका यदि आपने लिख लिया तो। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हम कह देते हैं समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष। नंबर 2 होता है हमारा व्यधिकरण,
व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। अब हम समानाधिकरण की चर्चा कर रहे हैं, एक एक लाइन में हम इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अब तत्पुरुष समास के हमने कह दिए भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। एक कौन सा, समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष को। इसकी परिभाषा क्या होती है, समानाधिकरण तत्पुरुष। तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने जब समानाधिकरण और व्यधिकरण तत्पुरुष बताए थे तो उसमें आपको भेद करवाया होगा, यानी जिसके दोनों पदों में प्रथमा व्यक्ति लगी हो। ठीक है ना, यानी जिसके दोनों, अच्छा समान अधिकार ये दिख रहा है ना, यानी इसका अर्थ क्या है, समान अधिकार। इसमें क्या है कि समान अधिकार, जिसमें समान अधिकार हो उसे समान अधिकरण कहेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए जिस तत्पुरुष समास में कि जिस तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान व्यक्ति लगी हो, कौन सी व्यक्ति लगी हो, समान व्यक्ति लगी हो, वो भी कौन सी व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति। कौन सी, कि जिसके दोनों पद में प्रथमा व्यक्ति लगी हो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। लिख लीजिए, जिस तत्पुरुष के भेद में, इस तत्पुरुष के भेद में समान विभक्ति, क्या दिख रहा है ये, हाँ, समान विभक्ति, अर्थात हम कह सकते हैं दोनों में, जिस तत्पुरुष के भेद में समान व्यक्ति, अर्थात दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगी हो। कौन सी, प्रथमा विभक्ति लगी हो। दोनों पदों में समान व्यक्ति अर्थात दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगी होगी तो कौन सा समास कहलाएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया भी था कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन से समास आते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए इस साइड पे। इसके अंतर्गत ही आप करेंगे तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका कर्मधारय। कौन सा, कर्मधारय। कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास आएगा। अच्छा, इसी कर्मधारय समास का एक भेद होता है जिसे हम कह देते हैं द्विगु समास। ये हमने आपको बताया होगा, आपको पता हो कौन सा, द्विगु समास। दिखाई दे रहा है, एक मिनट, द्विगु समास। ठीक है, यानी समानाधिकरण तत्पुरुष समास का एक भेद होता है जिसमें समान व्यक्ति लगी होती है, कर्मधारय होता है। ठीक है, हमें कर्मधारय पढ़ना है। जब भी कोई पूछे कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कौन सा भेद होता है, कर्मधारय समास होता है। और जब कर्मधारय का पूछा जाए किसका भेद होता है तो द्विगु समास होता है, कर्मधारय का भेद। ठीक है, उसी का पार्ट होता है। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रथमा तत्पुरुष में हमने आपको क्या बताया, कर्मधारय होता है। ठीक है, ये तो आप ध्यान में रखना कि इसी का ही पार्ट होता है द्विगु समास, कर्मधारय का ही। क्यों, कर्मधारय हम लोग इसमें अलग से पढ़ाने वाले हैं इसलिए इसको इसमें मेंशन नहीं कर रहे। ठीक है, अब आपने इतना नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम व्यधिकरण यानी तत्पुरुष का दूसरा भेद जो है व्यधिकरण, उसे पढ़ेंगे। हो गया, चलिए नोट करते रहिए। अच्छा, हमने कहा अगला हम भेद पढ़ेंगे व्यधिकरण। कौन सा, व्यधिकरण। व्यधिकरण में देखो बी उपसर्ग लगा हुआ। कौन सा, बी और अधिकरण, बी और अधिकरण, यानी बी मान होता है अलग अलग, यानी असमान विभक्तियां लगी हो। कौन सी लगी हो, अलग अलग विभक्ति लगी हो। अधिकरण माने आधार होता है। अब हम कह सकते हैं कि ये लिख लिया आपने, व्यधिकरण में क्या है कि जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक लगी हो। कौन से, जिस समास के पूर्व पद में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी लगी हो और उसके उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति लगी हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैंने जो बताया वही आप यहाँ बिल्कुल लाइन से हम लोग नोट करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, जिसमें पूर्व पद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में हो और उत्तर पद प्रथमा में हो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, सुनते भी चलिए, 2-3 बार दोहरा भी लिया करो जिससे याद हो जाए।
जिस तत्पुरुष में जिस तत्पुरुष में पूर्व पद किस में हो, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में डायरेक्ट लिख दिया हूँ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में हो, और उत्तर पद में क्या हो, प्रथमा विभक्ति लगी हो, प्रथमा विभक्ति लगी हो, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समझ गए ना आप? यानी समानाधिकरण में क्या था, समान अधिकार था, यानी दोनों में प्रथमा विभक्ति थी, और व्यधिकरण में क्या है कि यानी अलग अलग और अधिकरण, यानी जिसके दोनों समासों में अलग अलग विभक्तियां लगी, यानी जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद द्वितीया में हो, तृतीया में हो, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी में से कोई सा में एक हो, यानी जिस भी शब्द के या समास के पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति हो, द्वितीया से लेकर सप्तमी में तक कोई भी व्यक्ति लगी हो, और उत्तर पद में क्या हो, प्रथमा विभक्ति लगी हो। क्या हो? उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति लगी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। नोट हो गया? इससे नोट कर लीजिए। अब हम क्रम से अपना चलते हैं। देखिए, अब यहाँ मैंने द्वितीया से क्यों स्टार्ट किया आपको पता होगा, क्योंकि समानाधिकरणों में प्रथमा व्यक्ति लगा दी थी, क्योंकि समानाधिकरण तत्पुरुष समास की बात कर रहे थे, तो वहाँ प्रथमा विभक्ति का हमने भेद कर दिया था, यानी प्रथमा विभक्ति हमारी किस में आती है? समानाधिकरण में। और प्रथमा समानाधिकरण हमारी प्रथमा विभक्ति में आपका कर्मधारय समास होता था, तो कर्मधारय समास हमारा प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होगा, इसलिए हमने यहाँ से द्वितीया से शुरू किया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद में द्वितीया व्यक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में से कोई व्यक्ति हो, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। और उसके उत्तर पद में कौन सी व्यक्ति लगी हो? प्रथमा लगी हो। बोलते रहा करो, याद हो जाएगा आप लोगों को, बोलने से याद होता है। और सोचो कि मार साहब बोल ही रहे हैं तो क्या पढ़ करेंगे, तो जो भूल रहेगी आप लोगों की। सोचो, लिख के तो आप लोग बचपन से रखते आ रहे हैं, याद कितना ये देखो। और अध्यापक का कार्य होता है बोलना, और आप जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है, बस मेरा तो कार्य बताना है, सो मैं आपको बता के आगे बढ़ता चलूँगा, फिर आपकी इच्छा है आप कैसे पढ़ना चाहेंगे। जब भी पढ़ें तो आप अपनी जो है स्वर तंत्रियाँ खोल के रखें, बोलते रहा करें उनसे, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना अच्छा याद होगा। ठीक है, आपने बचपन में देखा होगा कि बचपन में जो बच्चे याद नहीं होता वो क्या करते हैं, गा गा के बोल बोल के याद करते थे, और उन्हें सबसे जल्दी याद होता, खूब याद भी बना रहता। और तो छोड़ो, आपको ही याद होगा बचपन में जो कहानी कविता याद कर ली होंगी आपने, श्लोक, वो अभी भी याद होंगे। हकीकत है ना, मैं झूठ नहीं कह रहा, आप सभी लोगों के अनुभव के अनुसार ही कह रहा हूँ, और मैं खुद भी कह रहा हूँ कि जो चीज़ आप लोगों ने बचपन में पढ़ी, जो याद कर ली, वो कभी आप भूल नहीं सकते। चलिए, अब हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत चलेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले होगा द्वितीया द्वितीया तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? द्वितीया तत्पुरुष समास। अब द्वितीय तत्पुरुष समास क्या है, कभी यदि आप सुन के आ रहे हो तो इसकी परिभाषा बना दीजिए। द्वितीय तत्पुरुष समास क्यों कहा जाएगा? अभी इससे पहले व्यधिकरण की चर्चा की थी हमने। द्वितीय तत्पुरुष इसलिए कहा जाएगा कि जिस समास के पूर्व पद में द्वितीय व्यक्ति लगी हो और उत्तर पद में कौन सी व्यक्ति? प्रथमा पद विभक्ति लगी हो, तो उसमें क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। लिखिए, जिस समास के पूर्व पद में क्या? पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगी हो। क्या लगी हो? द्वितीय विभक्ति लगी हो। जिस समास के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगी हो और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति हो। क्या हो? उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति हो, उसे द्वितीय तत्पुरुष समास द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं।
ठीक है। यानी जिस समास के पूर्व पद में द्वितीय व्यक्ति लगी हो, उत्तर पद में प्रथमा व्यक्ति लगी हो, उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इतना तो हमारा बिल्कुल नॉर्मली था। अब चलेगा हमारे सूत्रों के आधार पर। और सूत्रों को याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप लोग मेरे साथ बोलते रहिए और वीडियो पूरा जरूर देखते रहिए, याद हो जाएगा। नहीं तो आपने जल्दी जल्दी देखने का प्रयास किया तो ना तो याद होगा आपका कुछ भी, ना ही कुछ क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलें। आगे हमें क्या करना है, अब आगे एक सूत्र रहता है द्वितीय तत्पुरुष में, इसे आप वीडियो रोक करके आप इसमें लिख लेना, ठीक है। एक सूत्र रहेगा अगला द्वितीय तत्पुरुष के ये अंतर्गत चलेंगे, ध्यान रखना मैंने साफ कर दिया है, लेकिन आपको उसी के अंतर्गत चलना है, उसी के आगे लिखना है। एक सूत्र रहता है द्वितीयाश्रितातीतः, द्वितीयाश्रितातीत, श्रितातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, यानी द्वितीयाश्रितातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। इतना सूत्र है, बस आपको इतना याद करना, बिल्कुल छोटा सा। बोलिए क्या लिखा है, द्वितीयाश्रितातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, द्वितीयाश्रितातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। यहाँ पर एक चीज़ और छूट गई, ठीक है, कौन से, द्वितीयाश्रितातीत पतित। एक मिनट रुकना, नोट कर लिया हो तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है, बस उसे आप ऐड कर लेना बीच में। और हमारे पास तो बोर्ड है, तुरंत साफ करो, तुरंत लिख दो। आपके पास कलम है, आप उसे वहीं ऐड कर लें, द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। ये सूत्र क्या कहता है कि पूर्व में कौन सी द्वितीय व्यक्ति हो और उत्तर पद में इनमें से कोई सा भी शब्द हो। अच्छा, इनमें कौन से शब्द आ रहे हैं, देखो अलग अलग करके दिखाते हैं। इसमें एक तो लिखी है आपकी द्वितीय विभक्ति का इंडिकेट कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि यहाँ द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए आगे। द्वितीय, आगे क्या है, आश्रित, केवल श्रित लिखा हो तो भी कोई बात नहीं। आश्रित अतीत, अगला है पतित, अगला है गतः, अगला है अत्यस्त, अगला क्या है प्राप्त, अगला है आपन्नैः, क्या है आपन्नैः। अच्छा, इनका क्या है, आश्रित का अर्थ क्या हुआ, आश्रय लिया हुआ, क्या हुआ, आश्रय लिया हुआ या सहारा हुआ, सहारा लिया हुआ। अतीत का अर्थ क्या है, बीत गया। आश्रित का क्या मतलब है, आश्रय लिया या सहारा, ठीक है, नोट कर लेना केवल। अतीत का अर्थ क्या है, बीत गया, कोई चीज़ बीत गई। अभी उदाहरण सहित, पतित का अर्थ क्या है, गिर गया, गिर गया। पतित का अर्थ क्या होता है, गिर गया। प्राप्त अच्छा, गत का अर्थ क्या हुआ, चला गया। गत का अर्थ क्या होता है, चला गया। अत्यस्त का मतलब होता है पार पहुंचा। गत का अर्थ होता है चला गया, लिख लेना है इसके अर्थ को। अत्यस्त का अर्थ होता है पार पहुंचा, पार पहुंचना, ऐसे कर सकते हो। क्या है, अत्यस्त का अर्थ होता है पार पहुंचना। प्राप्त का अर्थ तो जानते ही होंगे, प्राप्त का अर्थ क्या होता है, मिल गया या प्राप्त करना, ठीक है, मिल गया, इसका अर्थ लिख लेते हैं, मिल गया। आपन्नैः का अर्थ होता है घेरा हुआ। मैंने अर्थ एक एक लिख दिया हूँ इसका, अगर इसका कोई पर्यायवाची यानी इसी के समानार्थी आ जाए ना, यानी उसका अर्थ एक ही होना चाहिए, तो भी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैंने इसके एक एक अर्थ लिख दिए। आपन्न में घिरा हुआ, कष्टापन्न, दुखापन्न, ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। नोट कर लीजिए, यानी द्वितीय श्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्न, चाहे ऐसे याद कर लो, बात यही है। वो मैंने एक संधि वर्ड बना दिया है और ये आपके अलग अलग कर दिए। बोलिए क्या लिखा है, द्वितीय श्रितातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः।
द्वितीयाश्रितातीत पतितगतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। ऐसा सूत्र याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। सूत्र में कौन सी, बेशक आगे द्वितीय लिखिए फिर भी आपसे पूछ लेगा फंसाने के लिए, कौन सी व्यक्ति का सूत्र है ये, कौन से तत्पुरुष समास से, द्वितीय तत्पुरुष समास। क्या रहेगा, द्वितीयाश्रिता, नोट कर लीजिए, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। द्वितीयाश्रितातीत द्वितीयाश्रितातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। उदाहरण देख लीजिए, कृष्णाश्रितः, कौन सा, कृष्णाश्रितः। यानी अब हमें देखना है पीछे वाले वर्ड, इनमें से चाहे कोई सा भी वर्ड मिल जाए उत्तर पद में, तो हमें पूर्व पद में द्वितीय व्यक्ति लगा करके विग्रह कर देना है। ये हमारा सामासिक वर्ड, इधर करेंगे हम विग्रह वर्ड, क्योंकि बताया था कि समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है, ये ध्यान रखना। तो कृष्णाश्रित यानी श्रित माने होता है आश्रय लिया हुआ या सहारा। तो शब्द लगाए इसलिए पूर्व पद में द्वितीय व्यक्ति लगेगी, क्या होगी, राम के अनुसार रूप चलेंगे कृष्ण का, द्वितीय व्यक्ति में लगाइए, राम है रामम, कृष्ण का क्या हुआ, कृष्ण कृष्णम। तो करिए, कृष्णम आश्रित, क्या हो जाएगा, कृष्णम आश्रित, यानी कृष्ण का आश्रय लिया हुआ या कृष्ण का सहारा लिया हुआ। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या होगा, अतीत, हाँ द्वितीय आश्रितातीत। ठीक है, अगला देख लीजिए, दुखातीत, क्या है, दुखातीत, दुखातीत, यानी अतीत शब्द पीछे लगा है तो हमें पूर्व वाले शब्द में क्या हो जाएगा, द्वितीय व्यक्ति लग जाएगी, क्या लग जाएगी, द्वितीय व्यक्ति। और दुख का भी राम के अनुसार चला दीजिए, क्या होगा, दुखम अतीतः, दुखम अतीतः, क्या होगा, दुखम अतीतः, द्वितीय श्रितातीत। ठीक है, दुखम अतीतः, यानी कह सकते हैं दुख से परे। ठीक है, क्या होगा, दुख से परे, या दुख बीत गया, अर्थ वही है ना, बीत गया या परे, यानी दुख से पार, दुख बीत गया। हिंदी इसका लिखते रहना आप लोग, मैं बोलूँगा केवल। ठीक है, दुखम अतीतः यानी दुख से परे है, दुख बीत गया। कृष्णम आश्रित यानी कृष्ण का आश्रय लिया। अगला क्या है, पतितः, क्या होगा, पतित, कह सकते हैं हम कूप पतितः, कूप पतितः। समझ में आ रहा है ना, आज मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहा हूँ इसलिए, कल लोगों की क्वायरी थी कि बहुत तेज जल्दी जल्दी पढ़ाते हो सर, आधी बात समझ में आती है आधी नहीं। चलिए, तो कूप पतितः, तो यानी पतित शब्द लगा है तो आगे कूप में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, कूपम पतितः, कूपम पतितः, यानी विग्रह हो रहा है। ये बिल्कुल सरल होता है यदि आपको समझ में आ गया ना एक बार। यानी कूप पतितः, कूप माने होता है कुआ, पतित माने होता है गिरना, यानी कूप में गिरा हुआ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कूपम पतितः यानी कुएं में गिरा हुआ। ठीक है, अगला क्या है हमारा, स्वर्ग, स्वर्गगतः। ठीक है, स्वर्गगतः, स्वर्गगतः। ठीक है, लिख लीजिए, क्योंकि स्वर्गागत है, अगर स्वर्गागत है कर देंगे तो आपका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, कह देंगे स्वर्ग गतः, गतः माने गया हुआ, यानी गत शब्द आया है तो आगे स्वर्ग में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी, द्वितीय व्यक्ति, क्या बनेगा, स्वर्गम गतः, यानी स्वर्ग को गया हुआ, दिख रहा है, हाँ, स्वर्गम गतः यानी स्वर्ग को गया हुआ। अच्छा, यहीं पर अगर हम देख लें, इसी का आने का अर्थ में लगा दें, गत की जगह आगत हो जाए तो अर्थ कैसा हो जाए, जैसे हमें केवल गत देखना है पीछे, शरणागतः, क्या हो जाएगा, शरणागत का क्या हुआ, शरणम आगतः, यानी गत लगा है पीछे, लेकिन यहाँ पे आपकी संधि हो रही है, दीर्घ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा,
शरणम आगतः, क्या हो जाएगा, शरणम आगतः यानी शरण में या शरण को आया हुआ। क्या करेंगे, शरण को आया हुआ। अब क्या बचा है आपका, अत्यस्त बचा है। ये नोट हो गया आपका, ये नोट कर लीजिए। अब हो गया चंद्रात्यस्त, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए, कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझाने का, ठीक है। आपके एक कमेंट हमें पता लगता है क्या, जैसे किसी ने भाई बहन ने कमेंट किए कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाया करिए, जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता, आधी बात रह जाती है मुंह के अंदर ही और आधी बात बाहर निकल जाती है। तो हम कैसे कहेंगे, अगला एक उदाहरण है हमारा, चंद्रात्यस्त। चंद्रात्यस्त है यानी अत्यस्त पीछे आया है तो क्या हो जाएगा, चंद्रम अत्यस्त, यानी अत्यस्त माने हमने क्या बताया था, क्या बताया था बताइए, चंद्रम अत्यस्त, पार पहुंचना यानी पार, तो हम कह सकते हैं चांद के पार, चंद्रम अत्यस्त यानी चांद के पार। अगला हमारा क्या बचा, अत्यस्त प्राप्त बचा, तो उसका देख लीजिए, ज्ञान प्राप्त, क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त। तो क्या हो जाएगा, प्राप्त लगाए पीछे ज्ञान शब्द लगाए, तो ज्ञान में द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे प्रथम एक वचन में, तो क्या होगा, ज्ञानम। आप लोग बनाते चलिए, इसका विग्रह आप लोगों को सीखना है, ध्यान रखना, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो इसका हिंदी अर्थ बता के आगे निकल लेता मैं। आप लोगों को पता होगा इसका विग्रह बहुत कम लोग बताते हैं और विग्रह ही पूछ लिया जाता है। जैसे पिछली बार अव्ययीभाव समास में यथाशक्ति पूछा गया था, उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ, इनका विग्रह यदि पूछ लिया तो आप फंस जाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझते चलिए, कमेंट कर देना। ज्ञानम यानी ज्ञान प्राप्त, क्या हो जाए, ज्ञानम प्राप्त यानी ज्ञान को पा लिया या ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ठीक है, या मिल गया, ज्ञान मिल गया कह सकते हैं। अगला देख लीजिए, प्राप्त बचा, अगला आपन्न, तो हम क्या कहेंगे, कष्टापन्न, हम कह सकते हैं कष्टापन्न, यानी आपन्न पीछे लगा है, आप लोग देखेंगे कष्ट धन आपन्न बनेगा, कष्टापन्न तो बनेगा, आपन्न लगा है तो पूर्व पद में द्वितीय व्यक्ति लगा दे, क्या बन जाएगा बताइए, कष्टम आपन्न, यानी कष्टों से क्या है, कष्ट से घिरा हुआ। आपन्न का अर्थ हमने क्या बताया था, घिरा हुआ, ठीक है, ध्यान रखना क्या हुआ, कष्ट से घिरा हुआ। अच्छा, ये वाला मैंने जो द्वितीय तत्पुरुष आपका समाप्त करवाया है और मैंने तत्पुरुष के भेद भी बताए दो, यदि आपको कैसा लगा, समझ में आया, तो आप इसे कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, राधे राधे। चलिए, तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि कोशिश करेंगे एक कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करें, ठीक है। अगली वीडियो में आपको मैं दो समय द्वितीय तृतीय चतुर्थी समाप्त करने का प्रयास करूंगा, हो सकता है पंचमी तक कर दूं, लेकिन ये है, आप लोग ये ज़रूर बताना मुझे कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, मेरी मेहनत करना जायज़ है या नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आया क्या फ़ायदा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।